अजनबी लोगों के साथ भी रहे, वो सब एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब खाली छू के नहीं आना, आपको वहाँ ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। सीधा पाँव फिसला तो सीधा काली। हाँ, तो है, तो बड़ा खतरनाक है वो। उनका एक ऑफर आया कि वो एक दुनिया के 30 साइकिलिस्ट के साथ पामीर हाईवे में साइकिलिंग करना चाहते हैं। कम से कम 23 बार वहाँ गए और पूरे साल भर रहे। उसको हर मौसम में, कैलाश पर्वत को, मानसरोवर को हर मौसम में, बल्कि दिन से लेकर रात तक अपने अलग अलग वो छठा में देखना, छठा करता है, तो वो सब देखना है। मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं। हाँ। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से मुझे कुछ ऐसा कुछ करने को मिले जिससे कि मेरा जो एक बधा सा जो रूटीन था घर और स्कूल, उसमें कुछ बदलाव आए। तो एक फंक्शन में विराट कोहली ने अपने हाथों से दी थी। खुद से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बिकॉज वो मोटिवेशन बन नहीं पाता, वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। तो फिर आप धीरे धीरे अपने गोल बढ़ाते हैं और वो अल्टीमेटली इस लेवल तक पहुंचेगा, उस समय मैंने नहीं सोचा था। स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ती थी और कहीं भी बाहर भी जाओ तो विद्यालय के काम इस तरह के होते थे कि वो आपको हमेशा टच में रहना पड़ता था, कॉल्स पे हमेशा रहना पड़ता था, तो वो दिक्कत होती थी उससे। अगर लंबे साइकिलिंग टूर करना है तो आपको बिल्कुल इन कामों से अलग रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। जो जज्बात हैं और जो चीज़ आपको ये सब चीज़ें करवा रही है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जो विल पावर है, वो जो कमिटमेंट है, प्रैक्टिस करने का, जो ये रोज़ सुबह सुबह उठ के जो साइकिल चलाने जाते हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। आज मेरे साथ मेरे अपने बड़े भाई हैं जो कि मुझसे 3 साल बड़ा है। और असल में क्या है कि कुछ जिज्ञासाएँ मुझे हैं जो मैं आप लोगों के लिए इससे जानना चाहता हूँ। और इसलिए जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर उन एलिमेंट्स को हम पकड़ पाएँ और उन्हें अपने जीवन में लेके आ पाएँ तो हम अपने जीवन को कई मायनों में बहुत बेहतर जीने लगेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। असल में क्या है कि रिटायरमेंट के बाद, भाई कब रिटायर हुआ था? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो हमारे जो बड़े भैया हैं वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था इनको। और ये उन्मुक्त के पापा हैं। बाय द वे मैं शुरू में बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए बता दूँ कि उन्मुक्त चंद जो क्रिकेटर है जिसने अंडर-19 का वर्ल्ड कप जिताया, उसके फादर हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत सारी बातें जो है हम आज इनसे पता करेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की, इन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की, साइकिल चलाना शुरू किया। और उसके बाद अभी इन्हीं से जानेंगे कहाँ कहाँ किस किस देश में साइकिल चला गया है, कितने कितने दिनों तक साइकिल चलाई है। और बहुत रिसेंटली इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की है, कैलाश पर्वत के दर्शन करके आए हैं। तो बहुत कुछ जानने को है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संयोग बना कि तू दिल्ली मुंबई आया हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई ये बता कि ये जो साइकिल वाला मामला है ना तेरा, ये कैसे शुरू हुआ? मतलब इसकी क्या कहानी है? मतलब साइकिल आई कहाँ से और शुरू कैसे हुआ? मैं आदमी 40s 50s में आने के बाद एक बड़े बोर्डम से गुजरता है, वो कुछ मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं। हाँ। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से मुझे कुछ ऐसा कुछ करने को मिले जिससे कि मेरा जो एक बधा सा जो रूटीन था घर और स्कूल, उसमें कुछ बदलाव आए। तो मैंने आसपास देखा कुछ एक्टिविटीज़ क्या हो रही है मेरे घर के आसपास। तो पता लगा एक ऐसे नोएडा साइकिलिंग क्लब है जिसमें वीकेंड साइकिलिंग होती है। तो उस पर मेरा ध्यान गया और एक जो फायरफॉक्स की एक साइकिल 2012-13 की बात रही होगी, उन्मुक्त को किसी एक फंक्शन में विराट कोहली ने अपने हाथों से दी थी। विराट ने दी थी? एक फंक्शन में उसमें सचिन भी थे। अरे वाह, क्या बात। तो वो साइकिल नीचे जो आपका पार्किंग होती है उसमें रखी हुई थी। उन्मुक्त को उस समय, उसके बाद उसको चलाने का कभी टाइम मिला नहीं। हाँ। तो उस पर मेरी नज़र गई, उसको मैंने थोड़ा ठीक ठाक करवा के फिर वीकेंड साइकिलिंग स्टार्ट की। और एक नोएडा साइकिलिंग क्लब वीकेंड में बिगनर्स राइड कराता था, थोड़ा यमुना के आसपास 5-10 किलोमीटर। तो उससे मैंने फिर वो साइकिलिंग वीकेंड्स में शुरू किया। तो इससे एक बात तो निकल के आती है भाई कि अगर आप मजाक में भी कोई क्लब ज्वाइन कर लो, सपोज करो, तो शुरू में आप खुद से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते बिकॉज वो मोटिवेशन बन नहीं पाता, वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। तो क्लब ज्वाइन करने की वजह से तेरे को कितना सपोर्ट मिला?
नहीं, वो उसमें आप ग्रुप के साथ होते हैं, तो फॉर ग्रुप में जाने के बाद केवल फिर साइकिलिंग ही नहीं होती, दूसरी भी बातचीत होती हैं, पता लगता है हर एक जो भी ग्रुप मेंबर है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि उसकी कैसी जर्नी रही, वो कैसे आया। और फिर आप धीरे धीरे अपना जो अपने साइकिलिंग में भी आप कुछ अच्छा करने लगते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपने गोल बढ़ाते हैं और वो अल्टीमेटली इस लेवल तक पहुंचेगा, उस समय मैंने नहीं सोचा था। तो हम अपने ऑडियंस को आपका जो लेवल लेटेस्ट है वो हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। पहले ये बताओ कि सबसे जो जिसको बोलते हैं शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा चैलेंजिंग साइकिलिंग का एक्सपीडिशन व्हाटएवर यू कॉल इट, वो कौन सा था जिसमें लगा कि यार ये तो चैलेंज है, इसमें मजाक नहीं है ये? नहीं तो वीकेंड साइकिलिंग थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर से 20-25 किलोमीटर होने लगी। ऑफकोर्स उन दिनों जो फ्लाईओवर्स थे, फ्लाईओवर्स पर अभी भी दिक्कत होती थी और थोड़ा सा गियर्ड साइकिल कभी चलाई नहीं थी, तो उसको भी धीरे धीरे उसको चलाने का भी थोड़ा अभ्यास हुआ। और फिर 1-2 साल के बाद एक हमने YHAI लेह लद्दाख में 4-5 दिन का उसने एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन रखा, तो उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि थोड़ा बहुत पहाड़ों में मैं साइकिल चला सकता हूँ। और वहाँ से वापस आने के बाद फिर मेरे 1-2 साथियों के साथ मैं दिल्ली से जिम कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट से दिल्ली वापस साइकिल पे हम लोग आए। तो कितना किलोमीटर जिम कॉर्बेट दिल्ली से? जिम कॉर्बेट ऐसे 250-300 किलोमीटर के वक्त। तो एक ही दिन में गए और नहीं, पहले दिन लगभग 100-150 किलोमीटर आए, रामपुर में रुके, फिर दूसरे दिन जिम कॉर्बेट पहुंचे। और तो ये 3 दिन में हम लोगों ने इसको So this was your first big challenge? हाँ, ये अपना जो जिसे हम बैक पैकिंग कहते हैं, अपना थोड़ा सा सामान साइकिल के कैरियर पे रखकर, और ये पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। राइट। उसके बाद उससे बड़ा क्या एक्सपीडिशन रहा? उसके बाद फिर इनमें थोड़ा सा मुझे स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ती थी, और कहीं भी बाहर भी जाओ तो विद्यालय के काम इस तरह के होते थे कि वो आपको हमेशा टच में रहना पड़ता था, कॉल्स पे हमेशा रहना पड़ता था, तो वो दिक्कत होती थी उससे। तो मुझे लगा कि अगर लंबे साइकिलिंग टूर करने हैं तो आपको बिल्कुल इन कामों से अलग रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो फिर 2022 में तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और ओहो, ये आज मालूम चल रहा है, अभी तक मालूम नहीं था। तो साइकिल चलाने के चक्कर में रिटायरमेंट लिया? एक रीजन, मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, ये तो पता था। प्री मैच्योर हमें लगता था कि आज तक फैमिली को ये लगता रहा कि इसलिए लिया बिकॉज तेरे को काम बहुत करना पड़ता था। एक रीजन ये भी रहा, बाकी कोविड के दौर से हम सब लोग उस समय गुजरे थे, तो उससे एक बात हमने सीखी कि बहुत चीज़ों को आपको रिटायरमेंट के लिए नहीं छोड़ना। क्योंकि मैंने अपने साथी ऐसे जाते हुए देखे जो रिटायरमेंट तक इंतज़ार करते रहे कि इसके बाद हम देश विदेश भ्रमण करेंगे, और बहुत सारी उन्होंने योजनाएं बनाई, और रिटायर होते के तुरंत बाद वो भी फिर ज़िंदगी से रिटायर हो गए। तो वो एक अनुभव अच्छे नहीं थे। और फिर मेरी कोई खास ऐसी कोई एम्बिशंस थी नहीं, काफ़ी 30-35 साल स्कूल के लिए काम कर लिया था, और अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा स्कूल के लिए मैं अलग से कोई काम कर नहीं पा रहा था, तो वही रूटीन वर्क ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि अब समय है कि मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ इन सब को। तो ये उनमें से तो दोस्तों ये बात जो भाई ने बताई वो बहुत ही बड़ी बात है। एक तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में थे, प्रिंसिपल थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड थे अपने काम को लेकर, और इनके जो बच्चे जो इनके अंडर से निकले हैं पढ़ के, इनसे वो अभी देश विदेश में बहुत जगह काम कर रहे हैं, और उनसे फीडबैक हमें मिलता रहता है। लेकिन असली बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का वेट क्यों किया जाए, ज़िंदगी की वैल्यू को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो आपके सबसे ज़्यादा मन के पसंद का जीवन हो। तो एनीवे उसके बाद जो वहाँ सेंट्रल एशिया भी पहुँच गया था, वो कब की बात है? वो फिर रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ समय मैंने US में बिताया, और वहाँ भी
एक जो गोल्डन ब्रिज है, हाँ। उसके कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में, Okay. वहाँ मैंने साइकिलिंग चलाई। थोड़ा वो बहुत अच्छा अनुभव था। आने के बाद फिर मैं सीधा एक टूर डी कलिंगा उड़ीसा में साइकिलिंग एक एक्सपीडिशन कराते हैं योगेंद्र सिंह, और जो कि बाद में फिर मेरे राइडिंग बडी बन गए। ओके। तो वो उनका था कि 1300 किलोमीटर 13 दिन में ये भुवनेश्वर से स्टार्ट होता है और लगभग 20 जिलों से गुजरते हुए वो साइकिलिंग का पूरा जो राइड है वहीं पर समाप्त होती है। तो वो मेरी पहली आउटिंग थी इस तरह से। तो पहले मैं अपने कुछ साथी ढूंढा करता था, उसमें कोई नहीं था, तो उसमें मैंने डिसीजन लिया कि ऐसे नहीं होगा, तो मैं खुद ही मैंने अकेले ही वहाँ जाने का फैसला किया। और मैंने फिर वो 1300 किलोमीटर्स जो का पूरा उड़ीसा के ट्राइबल और जो हिली एरिया है उसमें इसको किया। इससे मुझे फिर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। भाई मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे तेरे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर कि खाली सड़क पे साइकिल चल रही है और तू जा रहा है और कोई गाना तूने लगा रखा है और चेहरे पर जो डिवाइन हंसी है, जो आनंद है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर आपने इस तरह खुली सड़कों पर चारों तरफ प्रकृति का अनुपम दृश्य बिखरा हुआ हो और आप मस्त होकर गाना सुनते हुए या गाना गाते हुए जा रहे हैं, ये तो ज़िंदगी का अल्टीमेट सुख है। तो कैन यू शेयर अ फ्यू एक्सपीरियंसेस जहाँ पर कि तेरे को लगाया एक तो दिस इज रियली डिवाइन? कोई ऐसे मोमेंट्स आपके रहे हों? नहीं, आप ऐसी जगहों पर गए जहाँ आप पहले कभी नहीं गए थे और आपको पता भी नहीं था। और साइकिल से एक फ़ायदा ये होता है कि आप स्लो स्पीड में रहते हैं और जहाँ मन किया आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये लग्जरी आपके पास साइकिलिंग में है। तो कुछ ऐसे नए नए जगहों पर मैं पहुंचा साइकिलिंग में जहाँ से कि मैं पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया। जैसे मैं अपने ही पिथौरागढ़ में मैं कब से अपने स्कूल कॉलेज जैसे वो नारायण आश्रम जाना चाहता था, लेकिन कभी जा नहीं पाया। और नारायण आश्रम साइकिल में गया? हाँ, उन दिन हाँ ये और जब ये लोग कहते थे कि नारायण आश्रम में बहुत ही सड़क खराब है, वहाँ मत जाइए, वहाँ पर सीधा पाँव फिसला तो सीधा काली। हाँ तो है, तो बड़ा खतरनाक है वो। तो वो फिर हम लेकिन डिसाइड किया अभी 3 साल पहले हम यहाँ से दिल्ली से पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए नारायण आश्रम पहुँचे साइकिल पे। नारायण आश्रम में हम लोग 2 दिन रुके। तो वो जो रास्ता और वो जगह अपने आप में इतने हिमालय के पास, तो उसको हम लोग भूल नहीं सकते। उसके बाद फिर वहाँ से लौटते हुए अपने वास्कोट और वो कौसानी और होते हुए रानीखेत, सोमेश्वर घाटी पूरी, इसकी सुंदरता के बारे में हमने बहुत सुना था। उसको होते हुए हम लोग रानीखेत पहुँचे। तो अपने आप में ये लाजवाब। तो बेसिकली यू वांट टू टेल मी कि वो जो डिवाइन एक्सपीरियंस था थ्रू आउट तेरे को हुआ? ये तो आपको जो बेस्ट है, चाहे वो झरने हैं, चाहे वो जंगल हैं, और यहाँ जो हमारा जो ग्रामीण जो रूरल बैकग्राउंड है और खेतों के बीच में से, जंगलों के बीच में से, वो साइकिल चलाने का एक अलग ही अनुभव है। सेंट्रल एशिया जो आप गए थे? सेंट्रल एशिया अब एक हमारे पास एक ऐसा निमंत्रण आया कि एक पुर्तगाल के एक जनाब हैं, उन्होंने एक कैरावा स्कूल करके, जो कि आर्किटेक्ट के एक प्रोफेसर थे, और खुद ही बाद में उन्होंने अपना जो पद यात्रा और साइकिल यात्रा स्टार्ट कर दी। तो उनका एक ऑफर आया कि वो एक कारवां स्कूल करके दुनिया के 30 साइकिलिस्ट के साथ पामीर हाईवे में साइकिलिंग करना चाहते हैं। Okay. तो वो मेल मेरे पास भी पहुंची। किसी एक मैंने कभी राजस्थान में एक स्वराज यूनिवर्सिटी में ट्रेवलर यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू। तो वो मैंने और पामीर को लेकर, क्योंकि मैं अपने समय में सोशल साइंस का भी विद्यार्थी भी रहा, टीचर भी रहा, तो ज्योग्राफी पढ़ी थी और पामीर की उस तरफ का बड़ा फैसिनेशन था कि वहाँ कभी जीवन में जाया भी जाएगा। क्या बात है? जैसे वो आया तो मैंने 24 घंटे के अंदर ही उनको मेल वापस कर दी कि मैं आ रहा हूँ। तो और कितने दिन का टूर था ये? बिना सोचे समझे। तो 30 इकट्ठा करना वो चाह रहे थे, लेकिन फाइनल वो उसमें केवल 6 साइकिलिस्ट वो उसको पूरा कर
पाए। 3 भारतीय थे और 3 विदेशी थे। अच्छा। ये तो 1 महीने का ये लगभग टूर था। हम यहाँ से ताशकंद गए, ताशकंद से फिर तजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तो दुशांबे में हम लोग फिर इकट्ठा हुए। दुशांबे से पामीर हाईवे पे हमने साइकिलिंग की लगभग कजाकिस्तान के बॉर्डर तक। उन दिनों तजिकिस्तान और उसका बॉर्डर बंद था, तो फिर वहाँ से हमको यू टर्न करके फिर वापस दुशांबे आना पड़ा। तो भाई इसमें तुम अजनबी लोगों के साथ भी रहे, वो सब एक्सपीरियंस कैसा था मतलब? तो वो एकदम तजाकिस्तान में पामीर हाईवे में साइकिल चलाने का मतलब कि आप उस समय पे आप पीछे चले जाते हो। उस जमाने में जब कभी वो मार्को पोलो और बहुत सारे जितने अच्छा उनकी यात्राएं जो थी, यात्राएं थी वो याद आ जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है सड़कें। तो वो इसी रूट से यात्राएं? हाँ, वो सिल्क रूट और वो सब। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। वही और सोवियत संघ के ये सब हिस्सा थे। तो किसी समय में सोवियत संघ की जो फौजें हैं उन्होंने अफगानिस्तान जाने के लिए वही सड़कें यूज की। वो सड़कें 80s 90s के बाद फिर वो दोबारा से उनकी मरम्मत नहीं हुई, तो बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। तो साइकिल चलाना और वहाँ का जो जीवन है वो अभी भी बहुत उस समय ऋणी है। और कभी ऐसे भी मौके आए जब मैं 2-3 दिन तक कोई भी रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था। तो हम लोग अपना राशन कैरी करते थे, टेंट कैरी करते थे। 1-2 बार हमको जो जानवरों के लिए जो शेफर्ड शेड्स होते हैं उनमें रहना पड़ा। तो ऐसे भी मौके आए। तो डर नहीं लगता कभी कि जब खाली जगहों पर रात को कहाँ रहेंगे? नहीं, डर तो मुझे कभी लगा भी नहीं है। और वहाँ पर ये पता था कि कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे घने जंगल वगैरह नहीं थे। वो ड्राई कोल्ड डेजर्ट्स थे, तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं जो आपको कोई नुकसान करे। बल्कि आपको पूरे सड़कों पर एप्रिकॉट के जंगल ही होते थे। और जो लोग वहाँ के बहुत अच्छे, हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, समझते हैं। और उनकी जो वेलकम था, जो बच्चों का जो दिखाते थे प्रेम, और वो बड़ा जबरदस्त था। तो उस तरह का जो प्रेम है, उस तरह जिस तरह से आप लोगों का कई बार मैंने देखा, आपकी तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे, तो उसमें जैसे अभी दिल्ली से जब तुम मुंबई 40 दिन की यात्रा की थी और जब नर्मदा के चारों ओर का परिक्रमण किया था, तो भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे अजनबी लोगों के बीच में रहना, रात को किसी के घर में रुक जाना, उन लोगों का प्रेम मिलना, इसने जीवन के प्रति नजरिए को किस तरह से बदला और क्या आपके अनुभव हैं जो आप साझा कर सकते हो? हाँ, तो एक तो मैंने नर्मदा की परिक्रमा की है 2 साल पहले। दिल्ली से हम लोग अमरकंटक साइकिल किया और अमरकंटक से फिर नर्मदा के साथ साथ हम लोग गुजरात और अरब सागर में क्रॉस करके और फिर दूसरी तरफ से ये एक ऐसी नदी है जिसकी एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा हो सकती है। अच्छा। तो इसमें और एक तरह से ये धार्मिक है। तो वहाँ तो क्योंकि नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो इसलिए लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। इवन होटल वालों को भी जब पता लगता था कि हम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए खाना पीना और ये सब चीज़ें फ्री में ही रखते थे। अच्छा, वहाँ मतलब ये ऐसा लोगों के बीच में वो है ये कि जो नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है उसको यात्री, मतलब ये यात्री है करके मालूम चलना चाहिए कि उसको हम यात्री बोलते हैं। यात्री, हाँ, कि कोई यात्री भगवान है वाला जो है कि उस तरह की वो सोच उनकी आज भी है। ओके। तो पैसा भी नहीं लेते थे जैसे खाना खाया होटल में? तो नहीं, वो भी मना करते थे, बल्कि कई लोग तो रास्ते में गाड़ी रोक कर आपको कुछ पैसे दे देते आगे। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। तो थोड़ा मुझे इस तरह का अनुभव श्रीलंका को लेकर काफ़ी दिमाग में सवाल थे कि हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं और जिस तरह की हमने वहाँ 80s 90s में स्थिति देखी, वो एक डर सा बंधा हुआ था। अच्छा, श्रीलंका का भी जो पूरा परिक्रमा किया? हमने पूरा कोस्टल कोलंबो। तो वहाँ पर दिक्कत हुई होगी? वहाँ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। वहाँ के लोग और भी अच्छे हैं। अरे, और वहाँ श्रीलंका के लोग की हॉस्पिटलिटी भी, हमें तो लगा कि लंकापति रावण की नगरी है भैया, वहाँ तो बहुत क्रूर राक्षस लोग होंगे, बहुत सताएंगे। नहीं, अच्छा, वो केवल हमारे मेहमान नवाज थे वहाँ भी मेहमान नवाजी। और यहाँ जो भी होम स्टेज वगैरह थे उनमें भी बहुत अच्छी खातिर हुई। अच्छा, तो वो भी एक अच्छा अनुभव था। और
साफ सफाई को लेकर भी और उधर की और सड़कों की हालत और ये सब साइकिल चलाने के लिए श्रीलंका बहुत ही परफेक्ट जगह है। अच्छा, तो अगर हम आप साइकिल चलाने को कुछ ज़िंदगी की उससे जोड़ के देखें तो क्या चीज़ें, 4-5 चीज़ें तेरे को लगता है कि तूने सीखी इससे, जो कि जो हमारे नौजवान लोग इसको देख रहे हैं वो लोगों को बताया जा सके कि वो अपनी लाइफ में उसको यूज करें? नहीं, एक तो आपकी जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है बहुत है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा मतलब ब्रेक लगाना चाहिए, बहुत फास्ट जाने की जरूरत नहीं है लाइफ में। जब स्लो रहेंगे तो फिर कभी कुछ एब्जॉर्ब होता है, कभी ये है। दूसरा आपका नेचर गिविंग नेचर होना चाहिए। ओके। कि आप हमेशा मतलब ये नहीं कि आप ही एक्सपेक्ट करें, आपको भी इस तरह होना चाहिए कि दूसरों को दो आप। यस ना है। Okay. और बहुत सारी यहाँ रह के हमारी ऐसी बातें हम लोग सीखते हैं, ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है। तो वो जब ट्रैवल करते हैं तो आपके बाद वो सारे वो ब्रेक होते हैं। वो कुछ अच्छा, आपके मिसकंसेप्शंस जो मिसकंसेप्शन कर सकते हो वो सब ब्रेक होते हैं। ओके। और फिर आप थोड़ा और लाइव और आपके अंदर ह्यूमैनिटी और बढ़ती है। तो बस जो एक स्लो ट्रैवल के जितने हैं आपके फायदे हैं और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, शारीरिक और मानसिक, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। और साथ में क्योंकि आप साइकिल चला रहे हैं रोज 100-150 किलोमीटर, तो एक अंदर से आपको रेजिलियंस भी बढ़ती है। तो आपके तरह के जो लोग मिलते हैं उनसे बातें होती हैं, उनका इतिहास का बारे में पता चलता है। ओके। वो अपने आप में एक रोज नए लोगों से मिलना एक अपने आप में एक बहुत ही की हाँ, वो नहीं हो पाता था। ओके, राइट। तो इसमें थोड़ा फिटनेस को लेकर क्या है कि इतना लंबा साइकिल चलाने के लिए आपकी बॉडी भी फिट होनी चाहिए, आपको डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, उसको कैसे मैनेज किया? धीरे धीरे अगर आपका रूटीन में साइकिलिंग आ जाती है और एकदम से हम 150, 200, 300 किलोमीटर पे नहीं आए तो धीरे धीरे तो बॉडी अपने आप बढ़ती गई। हाँ, लेती गई बॉडी। हाँ, और बहुत ज़्यादा खान पान का ऐसा ख्याल नहीं, आप ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन और ज़्यादा हो मिलता रहे। ओके। गैप मसल्स के लिए गैप वगैरह ना आए। हाँ। और खाने में अदरवाइज तो सादा खाना ही चलता है। ओके। अब एक लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली यू हैव डन कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर का पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब वो बताओ जरा हमारे इन लोगों की। कैलाश मानसरोवर आप यहीं बैठे बैठे करवा दो 2 मिनट में। हाँ। मैं आपके बताते हुए इसकी तस्वीरें और वीडियो सभी को दिखाऊंगा। अच्छा, कैलाश मानसरोवर एक अपने आप में तो एक अनूठी जगह है जिसके बारे में हम सब लोग जानते भी हैं, सुना भी है, और एक जहाँ पर सबको जाने का मौका नहीं मिलता। चाहते हुए भी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों को जाने का चांस मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इस यात्रा को करवाती है। और क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो लॉटरी के थ्रू कुछ ही यात्रियों को वो सिलेक्ट करती है। उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा खासा मेडिकल टेस्ट होता है क्योंकि हाइट्स और ऑक्सीजन की ऊपर दिक्कत होती है। तो वो सब के बाद आप निकलते हैं। और कोविड से पहले मानसरोवर की यात्रा बंद हो गई थी, 5 साल के बाद इस बार खुली। तो इसमें एक तो जो मौलिक पुराना जो रास्ता है वो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से है, पिथौरागढ़ होते हुए वहाँ से निकलते हैं। और अभी कुछ वर्ष पहले एक दूसरा रास्ता अब सिक्किम के जो नाथुला दर्रा है वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं पिथौरागढ़ से हूँ और उधर धारचूला और उधर मुंशियारी उधर का मैंने हिस्सा देखा हुआ है, तो मैंने अपने लिए अपना ये चुना। और किसी तरह पहले मेरा वेटिंग में नाम आया, बाद में फिर वो कंफर्म हुआ, बैच नंबर 6 में हम उसमें निकले। तो कैलाश मानसरोवर सबको पता है कि हिमालय में उसको एक तरह से सेंटर मानते हैं और देवों का देव महादेव उनका अपना घर है। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगता है कि आप दूसरी ही दुनिया में आ गए, क्योंकि जो कैलाश पर्वत है उसके साथ साथ दूसरे जो और पर्वत हैं, और साथ में जो मानसरोवर जो लेक है वो मीठे पानी की है। थोड़ी दूर पर फिर एक राक्षस ताल है, वो सॉल्टी लेक। तो
एक उसकी अपने एक धार्मिक मान्यता है सबके लिए, सब चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो हिंदू हैं, जैन हैं, वो सब उस किसी न किसी रूप में उसको मानते हैं। और 4 बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, उसी से उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि ब्रह्मपुत्र है, आप सतलुज है, इंडस है, घाघरा, करनाली जो बाद में इधर घाघरा बनती है, तो ये सब नदियाँ भी वहाँ से निकलती हैं। और तो एक अलग ही एहसास वहाँ पहुँचकर होता है। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत हुई? तो धीरे धीरे, क्योंकि जो अंतिम दार्जिलिंग तक, इसमें एक ये भी था कि हम पूरा नेपाल जो ईस्ट से वेस्ट तक क्रॉस करते हैं, लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा नाथुला दर्रा से स्टार्ट हुई थी। बहुत जो तिब्बतन साइड में जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हैं, और बसें 7-8 घंटे में 400-500 किलोमीटर चल सकती हैं वहाँ पर। अंतिम 3 दिन में असल परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो जिसमें पैदल चलते हैं। तो जब दूसरे दिन आप चल रहे होते हैं, एक डेरापुक जगह है, वहाँ से आप डोलमाला पास 18,600 फीट ऊंचाई पे है। तो इस स्ट्रेच पर थोड़ी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और आपको चढ़ाई भी है। तो लोग अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, कुछ अपने ऑक्सीजन के कैन अपने साथ रखते हैं। बाकियों को जिनको पता है कि वहाँ जाना है, तो अपना थोड़ा 2-3 महीना पहले से तैयारी करके रखते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत आए ना। तो लेकिन अल्टीमेटली इस सब जो फल है बहुत अच्छा है। तो दोबारा जाएगा क्या? नहीं, वहाँ जाने के लिए अगर मुझे मौका मिलता है। सदगुरु तो जाते रहते हैं हमेशा, वो तो बाइक में भी जाते रहते हैं, कहाँ करते हैं वो, कैलाश मानसरोवर अक्सर जाते रहते हैं। बाइक वहाँ तक मुझे नहीं, बाइक तो नहीं जाते हैं, मतलब बाद में वो कैलाश मानसरोवर हर जब मौका मिलता है भाग जाते हैं कैलाश मानसरोवर। वो असल में तो अगर उसको कैलाश मानसरोवर वही है कि आप खाली छू के नहीं आना, आपको वहाँ ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। मैं पढ़ रहा था वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। हाँ, स्वामी प्रणवानंद कम से कम 23 बार वहाँ गए और पूरे साल भर रहे। उसको हर मौसम में, कैलाश पर्वत को, मानसरोवर को हर मौसम में, बल्कि दिन से लेकर रात तक अपने अलग अलग वो छटा में देखना, छटा बिखरता है, तो वो सब देखना है। तो हम लोगों का तो बहुत ही ये कम समय का था, बिल्कुल वहाँ आप जा सकते हैं, और एक तरह से आपका हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, मेडिकल। क्या बात है भाई, अगर कोई पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ हो तो तेरी जैसी हो क्या, मतलब इतनी साइकिल यात्राएं, इतना कैलाश मानसरोवर भी होके आ गया। हम अभी भी रोज धक्के खा रहे हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में, मतलब यार बड़ा भाई है, किस्मत भी बड़ी लेके आया भाई तुम, और पुत्र भी ऐसा पैदा किया। बताइए, अच्छा ये बताओ कि भाई उन्मुक्त की एक फिल्म आने वाली है अनब्रोकन, उसको लेके तो तेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्या है वो फिल्म, थोड़ा सा उनको बता दे लोगों को। अनब्रोकन एक द स्टोरी ऑफ उन्मुक्त चंद के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है ना, आ रही है। उन्मुक्त की लाइफ वो एक अलग ही बात है, उसके बारे में कितनी लंबी। नहीं, एक बात तो बताइए दो हमारे ऑडियंस को। यस, तो बहुत से जब उन्मुक्त ने 2012 में वर्ल्ड कप इंडिया के लिए अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीता, और उसके बाद वो फिर 3-4 साल सुर्खियों में रहे, और फिर अचानक से जब वो दिखे नहीं, तो काफ़ी लोगों को ये रहता था कि भाई ये उन्मुक्त जो कि कल का भारत का क्रिकेटर है, और बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे थी, तो कहाँ गए। तो ऐसे में हमारी तरह से किसी और ने भी सोचा और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया, ताकि सबको ये पता चले कि एक क्रिकेटर की लाइफ और उसके जीवन में आए अप्स एंड डाउन के से कैसे एक स्पोर्ट्समैन जूझता है, उससे लड़ता है, और अपने आप को बनाए रखता है। तो एक तरह से ये एक इंस्पिरेशनल एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, जो आपको जीवन में कभी गिव अप ना करने के लिए आपको भी प्रेरित करेगी। ग्रेट भाई, तो बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बिना कहे जो है वो लोगों ने आपसे एब्जॉर्व कर ली होंगी। और यूथ के लिए जो है इस तरह से साइकिल चलाने की लग्जरी तो खैर मुझे लगता नहीं कि उनको मिल पाएगी, बिकॉज आप तो पोस्ट रिटायरमेंट साइकिल चला रहे हो इतनी ज़्यादा,
और कैलाश मानसरोवर के लिए भी आपको पूरा महीना चाहिए, है ना। लेकिन जो जज्बात हैं और जो चीज़ आपको ये सब चीज़ें करवा रही है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जो विल पावर है, वो जो कमिटमेंट है, प्रैक्टिस करने का, जो ये रोज़ सुबह सुबह उठ के जो साइकिल चलाने जाते हो सुबह सुबह उठ के, तो ये जब 5 साल पहले चलाते थे और अब चलाते तो उसमें दोनों में कुछ फ़र्क आया क्या? नहीं, वो तो है। इसमें सबसे तो इम्पोर्टेंट आपका डिसीजन है। तो एक बार आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसके बाद फिर उसको फिर आपको बैक करना होता है और धीरे धीरे वो सब परिस्थितियाँ आपकी बन जाती हैं। तो आपने सोचा और उसके बाद डिसीजन लिया और उसके बाद फिर आपने वो सब चीज़ें की जो कि आपको उस पर्टिकुलर ईयर में डिमांड करती हैं आपसे। और इतनी लंबी साइकिलिंग करने के लिए आपको लगातार रहना पड़ेगा सड़कों पे, कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। तो यस, मॉर्निंग के जो 1-2 घंटे जब भी हम लोग लंबी साइकिलिंग नहीं होते हैं वो उतना करते हैं और वो उस चीज़ के साथ बने रहने के लिए ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस तो फिर करनी चाहिए आपको। और तो दोस्तों देखो, बहुत पोलाइटली, बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में इसने अपनी बात कह दी, लेकिन बात बहुत बड़ी है। आपने नोट किया, इन्होंने कहा कि अगर डिसीजन ले लिया आपने, डिसीजन जब तक नहीं लिया तब तो कोई नहीं लाइफ चल रही है। वंस यू डिसाइड कि यार मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, बस उसके बाद तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे, है ना। तो कोई भी डिसीजन लाइफ में लो आप, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप मैराथनर बन सकते हो, मेरी तरह बड़ा भाई साइकिल चलाता है तो मैं मैराथन दौड़ता हूँ। तो एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप लॉजिकल एंड तक पहुँचोगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। मैं भाई मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज द वे ही हैज़ इन लास्ट 5-6 ईयर, मुझे लगता था कि फिजिकल फिटनेस में थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं फौज में भी था ना। लेकिन मैंने ये देखा कि जो असली काम है वो तो ये कर गया। मैं तो अभी भी खाली मैराथन दौड़ने हूँ, ये कहाँ देश विदेश घूम के आ गया। अगला एक लास्ट बता दें कि अगला क्या कुछ प्लान है? नहीं, अभी तो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ जाने की इच्छा है। साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से कंट्रीज़ हैं, ये वियतनाम, चाइना, इस तरफ, और यूरोप पूरा छूटा हुआ भाई, सब समझ में आ रहा है। साउथ अमेरिका की तरफ भी देख लो भाई साहब, जिंदगी सेट हो जाएगी। साउथ अमेरिका, यूरोप और पता नहीं कहाँ सब मन में। जितना भी इसने भूगोल पढ़ाया ना स्कूल में, भूगोल पढ़ा और जो बाद में पढ़ाया उसमें जो जगह पसंद आई सब जो है साइकिल यात्रा करने वाला है। चलते रहो। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे यकीन है कि आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, इसी दौरान भी काफ़ी कुछ सीखा। माइंड फिट से जुड़े रहिए। माइंड फिट कमिटेड है आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ में मदद करने के लिए। आपको अगर पॉडकास्ट ये पसंद आया तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा आगे प्लान है कि हम पॉडकास्ट की एक बहुत लंबी सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम अपने फील्ड में काम कर रहे अननोन लोगों को भी बुलाएंगे, ताकि आपको उनसे ज़्यादा सीखने को मिले। जो लोग जाने माने हैं, जो लोग सेलिब्रिटी हैं, उनसे तो हम सीखने को मिलता ही है, लेकिन जो चुपचाप से काम कर रहे हैं, जैसे भाई ने चुपचाप से काम किया, उनसे हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो राइट बॉस, थैंक यू सो मच।